हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों अपन प्रीवियस ईयर के नीट और AIPMT के पेपर्स वो देख रहे थे। तो इसमें बच्चों अपन 2013 का पेपर वो आज सॉल्व करेंगे। बाकी हमने खूब सारे पेपर ईयर 2000 से लेकर 2019 तक के सॉल्व किए हुए हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। सारे जितने भी पेपर्स हमने प्रीवियस ईयर के किए हुए हैं उनका लिंक वहाँ से आप देख लेना, बहुत यूजफुल होगा नीट के एग्जाम के लिए। आइए हम इस पेपर का डिस्कशन चालू करते हैं। बच्चों 91 नंबर का ये क्वेश्चन है, मतलब फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है और इससे पहले 90 क्वेश्चन की बायो थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों वेव ऑप्टिक्स का दिख रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, साथ में कॉपी कलम उठा लीजिए, पेपर को साथ में अटेम्प्ट करते चलिए, पूरी फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। तो पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, साथ में जो सवाल नहीं आए उनको कोशिश कीजिए कि देखिए और समझिए क्या क्या फॉर्मूलेज लगते हैं। नीट का पेपर है तो आप इसके लेवल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि लेवल ज़्यादा है कि कम है, जैसा भी है नीट का लेवल इसी लेवल का होना चाहिए, है ना। कि बहुत IIT JEE एडवांस लेवल का भी अपने को काम का नहीं है, बहुत नीचे लेवल का भी काम का नहीं है, बिल्कुल ये वो लेवल है जो आपको आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पहला ही YDSC का क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है ये टॉपिक। बताइए क्या बोला हुआ है, 2 स्प्लिट्स 2 मिलीमीटर अपार्ट। तो 2 स्लिट्स हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हैं, 2 आपको दी हुई हैं स्लिट्स जो 2 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। तो 2 स्लिट्स दी हुई हैं आपको 2 मिलीमीटर की दूरी पर। तो इस तरीके से ये 2 स्लिट्स अपन ने बना दी हैं 2 मिलीमीटर की दूरी पर। ये दूरी दे रखी है आपको 2 मिलीमीटर, ठीक है। ये स्मॉल d की वैल्यू आप बोल सकते हो। और बताओ और क्या बोला हुआ है, एक में लैम्डा 1 आ रहा है 12,000, एक में 10,000, ठीक है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ रहा है, एक का लैम्डा 1 आ रहा है, एक का लैम्डा 2 आ रहा है। और एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंटर, अब इनका कॉमन सेंटर आएगा, यहाँ पे इनका कॉमन सेंटर आएगा, कॉमन सेंटर ब्राइट फ्रिंज, और सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज ही बनती है बच्चों, है ना। ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम द, तो ये कैपिटल D की वैल्यू 2 मीटर दे रखी है, कैपिटल D की वैल्यू 2 मीटर दे रखी है आपको। फ्रॉम द स्लिट विल अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम 1 इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद ब्राइट फ्रिंज ऑफ अदर। बच्चों एक के कारण ब्राइट और दूसरे के कारण ब्राइट वो कहाँ कोइंसाइड करेगी वो हमें बताना पड़ेगा। बताइए, एक तो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता था, अगर मैं डेरिवेशन की तरफ जाऊं तो d sin थीटा पाथ डिफरेंस होता था जिसे n लैम्डा बोलते थे अपन, d sin थीटा को n लैम्डा बोलते थे अपन। और एक tan थीटा का फॉर्मूला आता था, tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला आता था, अगर यहाँ से y डिस्टेंस मानूं तो ऊपर y और नीचे कैपिटल D, समझ रहे हो। साइन थीटा टेन थीटा को बराबर करोगे तो n लैम्डा बाई d की वैल्यू y बाई d के बराबर आ जाएगी, n लैम्डा बाई d की वैल्यू y बाई d के बराबर आ जाएगी। अगर फर्स्ट मैक्सिमा की बात करोगे तो n की वैल्यू 1 कर देना तो y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये y डिस्टेंस मैंने यहाँ पे मानी थी और इसको मैं बीटा के बराबर बोल सकता हूँ क्योंकि ये भी ब्राइट है और फर्स्ट ब्राइट बनेगा तो 2 ब्राइट के बीच में जो डिस्टेंस आती थी उसे फ्रिंज विड्थ कहते थे। ये बीटा का फॉर्मूला है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, उसका डेरिवेशन है ये, वैसे जरूरत नहीं थी, चाहो तो आप डायरेक्टली बीटा निकाल लेते। तो बीटा का फॉर्मूला आया है लैम्डा D बाई d। आज जगह चाहिए मैं इसको क्लियर करता हूँ बच्चों। अभी बीटा का फॉर्मूला याद रखेंगे अपन, बीटा का फॉर्मूला क्या आया है अपने पास, लैम्डा D बाई d आया है, याद होता है वैसे सबको। बताइए अगर ये लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d आया है तो मैं लिख लेता हूँ कि बीटा आया है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो बीटा 1 का निकालिए बच्चों, जब लैम्डा 1 आएगा 12,000 तो 12,000, और एंगस्ट्रॉम के लिए आप कितना लिखोगे, एंगस्ट्रॉम के लिए लिखोगे 10 की पावर माइनस 10। कैपिटल D मतलब स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी 2 मीटर दे रखी थी। स्मॉल d बच्चों दे रखा था आपको कितना, 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बोलिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 10 की पावर ये माइनस 3 है बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा प्लस 3, ये 3 और 3 10 की पावर 6 आ गया बच्चों, 10 की पावर 6 आ गया। तो बीटा 1 आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इतना मीटर, ठीक है। या 1.2 मिलीमीटर, 1.2 मिलीमीटर भी बोल सकते हो इसे आप, क्योंकि 0.3 लिखोगे तो 1.2 हो जाएगा। ये बीटा 1 आया है बच्चों। बीटा 2 बताइए, बीटा 2 की वैल्यू भी फॉर्मूला वही है लैम्डा D बाई d, लेकिन दूसरे का लैम्डा है 10,000, तो 10,000 एंगस्ट्रॉम के लिए 10 की पावर माइनस 3 यूज करना ना भूले। बाकी D और कैपिटल D यही से लिख लें 2 और नीचे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों।
10 की पावर -3 ऊपर गया। अच्छा ये 10 की पावर -3 नहीं, ये 10 की पावर -10 है ना एंगस्ट्रॉम के लिए। अब ये 10 की पावर -3 ऊपर गया तो -3 ऊपर जाके +3 बन गया, +3 बन गया। ये 3 0 और ये 3 0, 10 की पावर 6, तो आंसर आया 10 × 10 की पावर -4 मीटर या 1 मिलीमीटर। अब इसको समझिए आप, हमें ये बोला है कि दोनों के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो अपने पास YDSC है, एक का लैम्डा कुछ और है, दूसरे का लैम्डा कुछ और है, तो एक के कारण बीटा आ रहा है कितना 1.2 मीटर और दूसरे के कारण बीटा आ रहा है 1 मीटर। बीटा मतलब सेंटर से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा एक के कारण बनेगा 1.2 पे, दूसरे के कारण बनेगा 1 पे। आपको बताना है कौन सा मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा, कौन सा मैक्सिमा है कितनी दूरी पर, जो इस 1.2 पे भी बनेगा 1 पे भी बनेगा। इसका मतलब आप कोई ऐसा नंबर खोजिए, कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो 1 की टेबल में भी आए और 1.2 की टेबल में भी आए, है ना, वो 6 होता है बच्चों। 1.2 × 5, 1.2 × 5 ये भी 6 आ जाएगा और 1 × 6 ये भी 6 आ जाएगा। 1.2 यानी जो पहला वाला आपके पास बीटा था उसका 5th मैक्सिमा, लैम्डा 1 का 5th मैक्सिमा, लैम्डा 1 का 5th मैक्सिमा और लैम्डा 2 का 6th मैक्सिमा और लैम्डा 2 का 6th मैक्सिमा ये कोइंसाइड कर रहा होगा। जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होगा, 6 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि 1.2 भी मिलीमीटर में है, 1 भी मिलीमीटर में है, तो 6 मिलीमीटर पे होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, बीटा निकालिए। बीटा एक का आ रहा है 1.2, एक का आ रहा है 1 मिलीमीटर में। अपने को बताना है कि दोनों का कौन सा मैक्सिमा मिल रहा होगा। तो एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया अपन ने 6, तो 6th जो मिलीमीटर है, 6 मिलीमीटर 1.2 × 5 होता है, तो पहले वाले का 5th मैक्सिमा और दूसरे वाले का 6th मैक्सिमा दोनों कोइंसाइड कर रहा होगा, 6 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, YDSC के क्वेश्चन में से आसान आते हैं, ये ठीक सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको बोला हुआ है कॉमन एमीटर। अच्छा, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर बनाना मैंने कई बार आपको सिखा रखा है। कॉमन एमीटर, जब भी आप ट्रांजिस्टर्स बनाओ तो B और C तो हमेशा लिख ही लिया करो, एक तरफ B एक तरफ C, और जो चीज़ कॉमन है वो दोनों तरफ आनी चाहिए, इसलिए एमीटर दोनों तरफ आ जाएगा। मतलब कॉमन एमीटर में इनपुट आएगा बेस पे और आउटपुट जाएगा कलेक्टर पे, ठीक है। बाकी देखते हैं इसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। हैविंग वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इसी को वोल्टेज गेन कहते हैं अपन G, है ना। तो ये बताओ मेरे को, वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? इसका फॉर्मूला आ जाएगा V = IR अपॉन V। ये बच्चों ये G की वैल्यू दे रखी है अपने को, G की वैल्यू दे रखी है कितनी, वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट, V की वैल्यू IR लिख दी। हैविंग ट्रांस कंडक्टेंस, अब ट्रांस कंडक्टेंस में डाउट मत करना, ट्रांस कंडक्टेंस की यूनिट MHO है, महो मतलब ओम का उल्टा है। ओम का उल्टा मतलब बच्चों ये जो क्वांटिटी दिख रही है ना आपको, ये जो क्वांटिटी दिख रही है V/R नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये V/I, ये जो आ रहा है अपने को I/V, ये आ जाएगा 1/R इसकी यूनिट, क्योंकि V = IR होता है। V = IR अगर आप लिखोगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, 1/R बचेगा, 1/R की यूनिट MHO ही होती है, महो ही होती है। ये जो I0/V है बेटा, इसी को आपको ट्रांस कंडक्टेंस मानना है, जो आपको कितना दिया गया है 0.03, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, तो ये ट्रांस कंडक्टेंस है, इसे कुछ देर के लिए T मैं बोल देता हूँ, तो G की वैल्यू TR0 आ रही है, या G प्रोपोर्शनल है ट्रांस कंडक्टेंस के। पहले G और ट्रांस कंडक्टेंस दिया हुआ है 0.03, तो G और 0.03, बाद में ट्रांस कंडक्टेंस 0.02 हो गया, 0.02, बाद में आपको जो वोल्टेज गेन चाहिए वो मैं G' मान लेता हूँ, रेशियो ले लिया मैंने इसका। बच्चों बताओ कितना आ गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, G' की वैल्यू यहाँ से दिख रही है 2G/3,
ये 2 इधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2g/3 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। हाँ, ये एक टर्म है ट्रांस कंडक्टेंस, जिसका सवाल 2013 में पूछ लिया था। अब ये टर्म ही आपको नहीं याद होगी तो बात नहीं बन पाएगी, लेकिन आप यूनिट से देख लीजिए ना, यूनिट इसकी 1/r है, तो जो भी आपको दिया हुआ है वोल्टेज गेन, उस वोल्टेज गेन का मतलब, करंट गेन का मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, वोल्टेज गेन का मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, वो वोल्टेज लगाइए, 1/r बनाने की कोशिश कीजिए। एक r तो था ही, उस r को मत छेड़िए, और जो दूसरा 1/r बन रहा है, 1/r बन रहा है, उसी को आपको क्या मानना पड़ेगा, ट्रांस कंडक्टेंस मानना पड़ेगा। तो बना भी सकते हैं, बाकी याद हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 93 नंबर का क्वेश्चन, बताइए 93 नंबर का क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, मास डिफेक्ट आपको दिया हुआ है 0.02866, U मतलब AMU, समझ रहे हो, ये एटॉमिक मास यूनिट होती है, U लिखते हैं, वैसे हम पढ़ाते हैं तो AMU लिखते हैं। एनर्जी कितनी निकलेगी बच्चों, 1 AMU की एनर्जी, 1 U की एनर्जी 931 है, 1 AMU की एनर्जी अगर 931 है तो इतने में कितनी एनर्जी निकलेगी, मल्टीप्लाई कर दो यार 931 से, तो मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है आपको। अब मल्टीप्लाई करके मत देखना, इसे लगभग 1000 मान लो यार, 1000 मानते तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है, ये 1000 से मल्टीप्लाई करने पे ये 28.66 आता। ये 1000 तो है नहीं, 1000 से थोड़ा कम है, तो 28 से थोड़ा कम आंसर आ जाएगा यार, 28 से कम एक ही आंसर दे रखा है, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या, रफली कैलकुलेशन कर लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, अगले प्रश्न में चलिए। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है आपसे V और T डायग्राम दिया हुआ है, इक्वेशन लिखिए PV = nRT। फिजिक्स में केवल आप जैसे पढ़ेंगे ना क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा, ये PV और T दिख रहा है मतलब PV = nRT। फिर ग्राफ देख लो, ग्राफ में V, P और T दिख रहा है, तो V, P और T के अलावा बाकी सबको फेंको बाहर। फिर ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो V = 1/P × T लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी के साथ। P को मैं नीचे ले आया, V y एक्सिस पे दिया गया है, T x एक्सिस पे दिया गया है, तो क्या इसका स्लोप 1/P मानना चाहिए, इसका स्लोप, इसकी ढाल 1/P आनी चाहिए। बच्चों ये स्लोप बड़ी दिख रही है, ये स्लोप ज़्यादा दिख रही है, समझ रहे हो आप। तो सेकंड वाले की स्लोप, सेकंड वाले की ज़्यादा है फर्स्ट वाले से। ये कर्व दिख रहा है, स्लोप मतलब कौन कितना वर्टिकल है, कौन कितना ऊर्ध्वाधर है, तो जो जितना ऊपर होगा उसकी स्लोप ज़्यादा। अगर स्लोप 2 की ज़्यादा है तो 2 की स्लोप मतलब 1/P2 बड़ा है, 1/P2 ज़्यादा होगा 1/P1 से, और स्लोप की जगह लिख दिया 1/P को इधर ले जाओगे तो P1 ज़्यादा है P2 से, P1 ज़्यादा होगा P2 से। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, P1 ज़्यादा होगा P2 से। बहुत आसान क्वेश्चन है, नीट में 1-2 मुश्किल सवाल आ सकते हैं। अब देखिए वापस से इसमें बात यह है कि इस पेपर में जो पहले 2 सवाल थे ना वो थोड़े मुश्किल थे, अलग अलग कोड्स में आते हैं ना पेपर, तो ये मैं वापस से बता देता हूँ। ये सवाल हो चुका है अपना, है ना, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा, दिख ही रहा होगा आपको फोर्थ आंसर। लेकिन मैं वापस से ये बोलना चाहता हूँ बच्चों, जैसे ये पेपर किसी के पास आ गया तो इस पेपर में हुआ क्या होगा उसके साथ, इस पेपर में उसके साथ हुआ ये होगा कि शुरुआत के 2 सवाल उसको थोड़े मुश्किल दिखे होंगे, क्योंकि ये भी YDSC का क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है एलसीएम वेलसीएम ना निकाल पाए बच्चा 1.2 और 1 का, और दूसरे सवाल में हो सकता है ट्रांस कंडक्टेंस उसे ना आए। तो आप जब भी नीट का पेपर देने जा रहे हैं तो हो सकता है भाई कि पहले 2 सवाल 3 सवाल ऐसे आ जाएं जो मुश्किल हो, फिर उसके बाद देखिए अगले सवाल में केवल मल्टीप्लाई करना था, केवल मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में कुछ नहीं करना, अगले सवाल में PV = nRT वो तो सबको आती है, स्लोप सबको आता है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है नीट के पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पहले 1-2 सवाल मुश्किल आ जाए, लेकिन नीट का पेपर है, मान के चलिए मोर देन 40 क्वेश्चंस फिजिक्स में ऐसे होंगे जो देखे होंगे आपको, जो आप कर सकते हो। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाते हैं अपन। देखिए 95 फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया। इसमें ये A और B है, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, एंड है। ये क्या है, ये एंड के आगे आपने क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया है, ये नैंड बन गया है, नैंड। बच्चों याद रखना, सिंगल इनपुट नैंड, सिंगल इनपुट NAND is
नॉट गेट, इज नॉट गेट। बच्चों जब नैंड में एक ही इनपुट जाएगा, नैंड में एक ही इनपुट जाएगा, या तो 1 1 जाएगा या तो 0 0 जाएगा, तो 1 1 जाने पे आंसर 0 आ जाया करेगा और 0 0 जाने पे आंसर 1 आ जाया करेगा। ये पॉइंट हम लिखवाते भी हैं, ये मैं प्रूव भी कर देता हूँ, अभी सवाल बाद में करेंगे। ये मान लीजिए इस तरीके से ये गेट होता, ठीक है। बताओ यहाँ पे मैंने 1 दिया, ये केवल एंड है, तो ये 1.1 आया, 1.1 मतलब 1 आ गया। 1 के ऊपर नॉट लगा दिया तो कितना आ गया, ये 0 आ गया। बताओ यहाँ पे तुम 0 देते तो इधर 0 0 जाता, 0.0 0 आता, और 0 का उल्टा कर दोगे तो 1 आ जाएगा। जब भी ये नैंड है ना, एंड के ऊपर नॉट लगा दिया तो नैंड हो गया। नैंड में जब एक ही इनपुट जाएगा तो वो केवल नॉट के जैसा व्यवहार करेगा। अगर ये मालूम है तो आंसर आ चुका है। देखो ये भी नैंड था, ये भी नैंड ही है, लेकिन ऐसे मान लो एंड के कारण ये a.b आया, a.b के ऊपर तुमने नॉट लगाया तो ये आ गया। बच्चों ये भी नैंड है लेकिन एक ही इनपुट है, तो इसको आपको नॉट मानना पड़ेगा। नॉट मतलब यहाँ पे क्या आया था, a.b का बार आ गया था। a.b क्योंकि ये एंड वाला गेट है, तो a.b नॉट के कारण ऊपर बार आ गया। एक और नॉट है तो बार के ऊपर एक और बार आया, बार ने बार को कैंसिल किया, आंसर आ गया a.b के बराबर। a.b के बराबर 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद करना है, कुछ खास बात नहीं है, बट चीज़ें अगर बैक ऑफ द माइंड याद रहेंगी तो जल्दी पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक 2m। ब्लॉक 2m पे नेट फोर्स कितना है। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड द मासेस मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये बताइए, ये 2m कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका एक्सेलरेशन 0 है तो बेटा इस पे फोर्स 0 लगेगा, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो क्या, कोई इक्वेशन नहीं आएगी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग तभी हो सकता है जब त्वरण या एक्सेलरेशन वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक्सेलरेशन 0, त्वरण 0, तो फोर्स भी 0 रहेगा। इससे आसान सवाल ही नहीं हो सकता है। पहले 2 सवाल मुश्किल थे, बट आगे के सारे सवाल एक एक लाइन के हैं। चलिए आगे चलते हैं, अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाते हैं। 97 में क्या बोल रखा है, एन टाइप में क्या होता है। अब ये कोई मुश्किल सवाल है। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में जो मेजॉरिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती होगी, जो माइनॉरिटी होती है वो होल्स की होती होगी। समझ रहे हो। एन टाइप्स में बच्चों 5th ग्रुप जुड़ता होगा, 5th ग्रुप की डोपिंग होती होगी। क्यों, क्योंकि 5th ग्रुप में क्या होता होगा कि जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पेंटावेलेंट के पास जो 5 थे उनमें से 4 बॉन्ड्स बनने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा। तो इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए, ये एन टाइप है, ये तो सबको मालूम ही रहता है कि क्या क्या जोड़ने वाले हो। पढ़ लो इसमें। होल्स आर मेजॉरिटी, होल्स मेजॉरिटी में होल्स तो पॉजिटिव होते हैं, ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, ये सही बात है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होता है। ट्राईवैलेंट नहीं जुड़ता बच्चों, ट्राईवैलेंट नहीं जुड़ता है इसमें। इम्प्योरिटी जो है वो त्रिसंयोजक या ट्राईवैलेंट नहीं जुड़ती है, पेंटावैलेंट जुड़ती है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, ये भी गलत हो गया, तीनों गलत, तो 4th ही सही होगा। होल्स आर माइनॉरिटी, हाँ होल्स माइनॉरिटी में रहते हैं और पेंटावेलेंट को जोड़ा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता है, तो पूछा हुआ एन टाइप क्या है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ। 98 नंबर का क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी का एक और आसान सवाल। एक्स की हाफ लाइफ दे रखी है 20 ईयर्स, एक्स की हाफ लाइफ दे रखी है 20 ईयर्स। इट डिकेज इनटू एलिमेंट वाई स्टेबल। एक्स और वाई का रेशियो 1:7 दिया हुआ है बच्चों, ये स्टेबल है और ये क्या है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब ये अभी रिमेनिंग है, इसका डिके हुआ नहीं है अभी। तो 1 और 7 में 1 वाले को कितना पार्ट मिलेगा, 1/8 पार्ट मिलेगा। 1 और 7 का एडिशन 8 होता है ना, तो 1 वाले को मिलेगा 1/8 और 7 वाले को मिलेगा 7/8। बच्चों ये रिमेनिंग फ्रैक्शन आ गया मेरे पास, क्योंकि ये x का रेशियो आया है, x अनस्टेबल है, x बाकी है अभी उसका डिके नहीं हुआ है, वो अनस्टेबल है मतलब बाकी है। डिके होने के बाद वो स्टेबल बन जाएगा तो वो डिके पार्ट हो जाएगा।
तो अगर रिमेनिंग फ्रैक्शन 1/8 आया है तो रिमेनिंग फ्रैक्शन या शेष भाग का फॉर्मूला होता था 1/2 की पावर n, यहाँ से n आ जाएगा 3, 2 की पावर 3 तो 8 होता है, n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ टाइम लगेगा, एक हाफ लाइफ 20 दिया हुआ है तो 3 हाफ लाइफ बच्चों 60 ईयर्स, 60 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल, ओरली हो जाते हैं ये क्वेश्चन, है ना, सॉल्व करना है इसलिए लिख रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 बताइए, क्वेश्चन नंबर 99 हीट के सवाल हैं, करेक्शन भी था, ये वैसा ही दिया हुआ है सवाल। मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिफाइंड बाय दिस मोलर हीट कैपेसिटी। तो सीवी का फॉर्मूला निकालना है बच्चों। एक मेयर्स रिलेशन होता था, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर पढ़ा होगा आपने, सीपी बाय सीवी इक्वल्स टू गामा भी पढ़ा होगा आपने। सीपी की वैल्यू गामा सीवी ये भी लिख सकते हैं, सीपी की जगह गामा सीवी लिख देना चाहिए था आपको। सीवी कॉमन ले लो तो ये गामा -1 इक्वल्स टू आर आ जाता है, और सीवी की वैल्यू आ जाती है आर अपॉन गामा -1। ये फॉर्मूला याद होता है। सीवी का एक और फॉर्मूला भी होता है FR/2, ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको। बाकी अभी इस क्वेश्चन का आंसर R by गामा -1 है, ठीक है। R by गामा -1 ये ऑप्शन सही है बच्चों। AIPMT में 1 - गामा ही दिया हुआ था जो करेक्शन था, इसलिए हमने तो वही प्रिंट किया है जो AIPMT ने दिया था। बाकी सही आंसर इसका R अपॉन गामा -1 आएगा। बाकी थर्ड ऑप्शन आपको करेक्ट करके आना है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है पेपर में, नीट में, AIPMT में, उसके पीछे ज़्यादा हाय तौबा नहीं मचानी है, बस यही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 बच्चों मैटर वेव्स का क्वेश्चन है। तो शुरुआत के क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूटन लॉ का एक सवाल, यही सब देखने को मिला है। वेवलेंथ लैम्डा ई दे रखी है इलेक्ट्रॉन की। बच्चों इलेक्ट्रॉन फिजिकल पार्टिकल है, भौतिक कण है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता था h/√2me, पढ़ा होगा आपने, है ना, फिजिकल पार्टिकल के लिए। और फोटोन के लिए फॉर्मूला होता है E = hc बाय लैम्डा, E = hc बाय लैम्डा, लैम्डा फोटोन का। यहाँ से लैम्डा फोटोन hc बाय E आ जाएगा, मतलब लैम्डा फोटोन का E के प्रोपोर्शनल आ रहा है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन का 1/√e के प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्योंकि ये h और 2m तो कांस्टेंट है। इसका स्क्वायर करोगे तो लैम्डा e स्क्वायर 1/e के प्रोपोर्शनल आ रहा है। 1/e की जगह तुम लैम्डा p लिख सकते थे, लैम्डा e स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू लैम्डा p आ रहा है। लैम्डा e स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू लैम्डा p, ऐसा तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो रूट वाला दिख रहा होगा। लैम्डा e प्रोपोर्शनल टू रूट लैम्डा p, लैम्डा ई प्रोपोर्शनल टू रूट लैम्डा पी, लैम्डा ई प्रोपोर्शनल टू रूट लैम्डा पी। अच्छा ये दिख ही रहा है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। लैम्डा ई का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पी, लैम्डा ई का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पी, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो, देख लो कौन सा ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अगले क्वेश्चन में 101 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों, ये 101 नंबर का क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में काफ़ी बार करवाते हैं आपको। लॉन्गेस्ट वेव लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बाल्मर। अच्छा तो लाइमन और बाल्मर के लिए आप ये बताइए, ये लाइमन हो जाएगी, ये बाल्मर हो जाएगी, तो n = 2 से 1 और n = 3 से 2। तो ये फॉर्मूला होता था 1/λ। अगर मैं लाइमन की बात करूँ, ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/n1², है ना, 1/n1² माइनस 1/n2²। और 1/λ अगर बाल्मर की बात करूँ तो ये भी आ जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। प्रोपोर्शनल आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लो, देखो ये कितना आ रहा है, 1 - 1/4। ये 1 - 1/4 कितना होता है, 3/4। और ये कितना आएगा भाई, इसको तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 और 4 36 हो गया, एलसीएम निकालोगे इसका तो ये 9 और कितना है, ये 9 और 4 है 36, ऊपर जाएगा 9 - 4 ये 5 आ जाएगा। इसका रेशियो लेते तो ऊपर बाल्मर आ जाता, लैम्डा बाल्मर लैम्डा लाइमन का ये ऊपर चला जाता, मतलब 36/5, या इससे पहले वैसे ही लिख दे, कंफ्यूज मत हो जाना। तो 3/4 और नीचे आएगा 5 और ऊपर चला जाएगा 36। तो 4 × 9 = 36, 27/5 ये आ रहा है बाल्मर अपॉन लाइमन का। लेकिन अपने को लाइमन और बाल्मर मतलब λL अपॉन λB चाहिए, तो तुम्हें इसका उल्टा करना पड़ेगा।
वो आएगा 5/27। 5/27 मतलब सेकंड आंसर आ जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कर लोगे आप सब। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 102 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग लूप है बच्चों। करंट कैरिंग लूप जो होता है ना, वो मैग्नेट होता है। करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेट या चुंबक मान सकते हो। अगर इस तरीके से करंट घूमेगा तो इधर आप नॉर्थ या साउथ लिख के देख लेना। जैसे मेरे को इधर साउथ लिखा मैंने, तो देखो तीर से तीर मिल गया ना, तो ऊपर साउथ दिखेगा, अंदर की तरफ नॉर्थ दिखेगा। अगर करंट ऐसे घूम रहा होता तो इसमें एन लिख देते, तो इधर नॉर्थ दिख रहा होता। तो करंट कैरिंग लूप मैग्नेट होता है जिसमें साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं। आगे क्या बोला? इट कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल अदर अनस्टेबल। बिल्कुल सही है बच्चों। इक्विलिब्रियम के लिए एनर्जी जीरो होनी चाहिए। एनर्जी होती थी इसकी -m.b, समझ रहे हो? एनर्जी होती थी -mb cos थीटा। 0 डिग्री पर इसकी एनर्जी मिनिमम होती थी -mb, और 180 डिग्री पर इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती थी +mb। तो 180 डिग्री पे हम अनस्टेबल अस्थायी साम्यावस्था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते थे, और 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्थायी साम्यावस्था कहते थे। तो बिल्कुल सही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 2 ओरिएंटेशन में साम्यावस्था में रहेगा, 2 ओरिएंटेशन में इक्विलिब्रियम में रहेगा, एक बार स्टेबल एक बार अनस्टेबल। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, चाहो तो पढ़ सकते हो। एक्सपीरियंसेस द टॉर्क वेदर फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशन। बच्चों गलत है, ये बोल रहा है टॉर्क हमेशा लगेगा। टॉर्क हमेशा नहीं लगेगा। टॉर्क लगेगा जब एंगल 0 या 180 डिग्री के अलावा होगा। 0 डिग्री पे भी टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला है mb sin थीटा। तो इसने लिखा है कि ऑल ओरिएंटेशंस, है ना, हमेशा हर स्थिति में नहीं लगेगा। 0 डिग्री 180 डिग्री में नहीं लगेगा टॉर्क, तो इसलिए गलत हो गया। और फिर बोला हुआ है केवल इक्विलिब्रियम की एक ही अवस्था होगी, 1 ओरिएंटेशन होगा इक्विलिब्रियम का। गलत, ओरिएंटेशन 2 ओरिएंटेशन होंगे इक्विलिब्रियम के लिए। और चौथे में बोल रखा है 2 स्थितियां होंगी इक्विलिब्रियम की, 2 ओरिएंटेशन होंगे इक्विलिब्रियम के, लेकिन दोनों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे, दोनों अस्थायी साम्यावस्था होगी। गलत है, एक स्टेबल एक अनस्टेबल होगा। तो सारे ऑप्शंस गलत हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो सिंगल चॉइस ही आता है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी अगर कॉन्फिडेंस है आपको कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 103। 103 बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। बच्चों एक E का फॉर्मूला होता था -dv/dr। इस माइनस का मतलब होता था इन डायरेक्शन ऑफ E V डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में V घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में V घटेगा मतलब VB सबसे ज़्यादा होगा, फिर VC और VA सबसे छोटा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा तो ये सबसे बड़ा पोटेंशियल, उससे छोटा पोटेंशियल, सबसे छोटा पोटेंशियल, B का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट B। बहुत सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला याद होगा तो आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के 3-4 तरीके के सवाल बनते हैं, आपको आने चाहिए वो। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। 104 नंबर का क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, नीट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इस रस्सी को अपन जब काटेंगे, है ना, ये पॉइंट P पर एक कील लगी हुई है। अब इस रस्सी को काटोगे तो ये ऐसे घूम जाएगी नीचे, ठीक है। ये घूमेगी तो बच्चों इक्वेशन लगाओ, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। याद रखना टॉर्क और आई के लिए तुम्हें कील पता होनी चाहिए कि फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए, टॉर्क अबाउट P और आई अबाउट P। अगर ऐसा नहीं पता हो तो वो सवाल मत कीजिए आप। टॉर्क भी किसी पॉइंट के अबाउट, आई भी किसी पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट जहाँ पे कील लगी हो। टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F होता है। यहाँ पे सेंटर पर mg लगेगा, सेंटर ऑफ मास पर, यहाँ से उसकी डिस्टेंस L/2 आएगी तो टॉर्क आ जाएगा mg L/2। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल इंटू लंबवत दूरी, और किसी सिरे के सापेक्ष I, एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, ml²/3 इंटू अल्फा। बस ये आंसर है। m से m कैंसिल हो जाएगा, एक l से l कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 3g/2l। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आंसर इसका 3g/2l आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। पिछले सवाल में जो इक्वेशन आई थी वो भी इंपॉर्टेंट है, जरूर सवाल नीट में देखने को मिलेगा, भले ही किसी भी साल नीट दीजिए, इस इक्वेशन पे भी सवाल जरूर दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं और
अगला सवाल 105 नंबर का क्वेश्चन। तो 105 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 उसको खींच दिया। बच्चों ये भी बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, डेरिवेशन ही देख लो। R इक्वल्स टू रो L बाय ए होता था, L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड कर दो। बच्चों वायर को खींचोगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम मतलब जितना पहले मटेरियल था बाद में भी उतना ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि उससे कुछ तार निकाल लिया, कुछ जोड़ दिया, मटेरियल वही है, तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा, रो भी सेम रहेगा। R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है जब इसे खींचा जाता है। ट्वाइस कर दिया इसे, तो अगर लेंथ को 2 टाइम्स कर दोगे, है ना, तो ये 2 टाइम्स, यहाँ पे L की जगह लिख दिया 2 टाइम्स का स्क्वायर। बच्चों रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। पहले ही 4 ओम था, 4 ओम पहले था, 4 गुना कर दोगे तो 4 इंटू 4 16 ओम इसका आंसर आ जाएगा। आसान सवाल, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, नीट के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आने चाहिए ये सब आपको। वायर की स्ट्रेचिंग कर दी, एरिया वेरिया चेंज कर सकता है, रेडियस चेंज कर सकता है, फॉर्मूले यही लगेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाते हैं। 106 क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो इनिशियल पॉइंट ए पे दे रखी है। बच्चों 2i और 3j बताइए कि ए में वेलोसिटी दे रखी है 2i, तो 2 तो i में और 3j में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, सिमेट्रिकल होता है। 2i में वेलोसिटी है, दूसरा कलर ले लेता हूँ, जीवन में रंग भर देता हूँ आपके। 2 तो i में और 3j में। बच्चों याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है तो ये 2 ही रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है सेम हाइट पे, ये सेम हाइट है तो वर्टिकल वेलोसिटी इधर ऊपर 3 थी तो इधर नीचे 3 आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 रहता है, तो वेलोसिटी सेम रहेगी। जबकि वर्टिकल में बच्चों केवल जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज करेगी, ऊपर 3 था इधर नीचे 3 आ जाएगी। तो इस वेलोसिटी को आप वेक्टर में क्या लिखोगे, 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j, यानी 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन। 107 नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि मास m को अर्थ की सरफेस से, मास m को अर्थ की सरफेस से, अर्थ की सरफेस मतलब सेंटर से r डिस्टेंस पे मास m है, इज टेकन टू अ हाइट इक्वल टू रेडियस। तो इसको किसी हाइट पर ले गए जिसकी जो हाइट है ना वो भी रेडियस के बराबर है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है अपने को। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है डेल्टा यू का फॉर्मूला, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, mgh 1 + h/r। बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का फॉर्मूला होता है। अपन बचपन से फॉर्मूला mgh पढ़ते हैं, वो mgh फॉर्मूला तभी लगेगा जब h हाइट अर्थ के रेडियस की कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। अगर h बहुत छोटा होगा तो h/r इसको 0 मान दोगे तो mgh वो जो बचपन से फॉर्मूला पढ़ा होता है वो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्लास में बताते हैं हम। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है mgh / 1 + h/r। हमेशा जब हाइट बहुत छोटी होगी, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, तो अगर ये हाइट बहुत छोटी दे रखी है 10 मीटर 20 मीटर तो आप इसको 0 मान सकते हो, तो mgh से भी आंसर निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने डेल्टा यू का। mgh की वैल्यू भी r है बच्चों, h की वैल्यू क्या है, r है हाइट, और 1 + h/r, h की वैल्यू भी r है और नीचे भी एक r आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा mgr/2। ठीक है, mgr/2। लेकिन mgr/2 दिख नहीं रहा है, इसने ट्वाइस रेडियस बोल रखा है। ठीक है, इसने क्या दे रखा है बच्चों, हाइट की वैल्यू 2r लेनी है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेना, सब कुछ सही ठीक है। आपने क्वेश्चन जल्दीबाजी में क्या पढ़ लिया है, हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। कितनी हाइट पर ले गए हैं, 2r हाइट पर ले गए हैं, तो कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा। बस हाइट की जगह 2r लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला यही है, mg 2r कर देना, यहाँ पे भी mg 2r कर देना। बोलो क्या आ जाएगा, अगर mg 2r और mg 2r आप करोगे यहाँ पे तो इससे आंसर निकाल लेना आप। इसको मैं हटा देता हूँ, ये बताओ मेरे को क्या आंसर आ जाएगा। अब आंसर आ जाएगा, ऊपर तो 2mgr ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, r से r कैंसिल हो गया 3 आ जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो 2mgr/3, 2mgr/3। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। धीरे धीरे पढ़ना है क्वेश्चन को, फॉर्मूले में कुछ खास बात है नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वो mgh 1 + h/r ये निकालना है आपको। फॉर्मूले में रखोगे वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाते हैं। 108 पे एक स्टोन फॉल कर रहा है ग्रेविटी में, इट कवर्स H1 H2 5 सेकेंड। बच्चों ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हम आपको मैकेनिक्स में जब मोशन इन 1D पढ़ाते हैं तो ये लिखवाते हैं स्पेशल रिजल्ट। फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी मतलब इनिशियल स्पीड 0 है ना, एक्सेलरेशन g के बराबर है मतलब कांस्टेंट है, और टाइम इंटरवल सेम दिया हुआ है, पहला 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड, टाइम इंटरवल सेम है। बच्चों याद रखना है, अगर इनिशियल स्पीड 0 होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, टाइम इंटरवल सेम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आ जाता है 1 3 5 7 9 11। 1 3 5 7 9 11 दिख नहीं रहा आपको? पहले सेकंड में कितना चलेगा 1, फिर कितना चलेगा 3, फिर कितना चलेगा 5। तो यही है H1 इक्वस टू H2/3 इक्वस टू H3/5 आएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ में आए तो ये मान लो ये H1 इक्वस टू H2/3 दिया हुआ है, इक्वस टू H3/5 दिया हुआ है, इसको K मान लो। तो H1 की वैल्यू कितनी आई है K, H1 की वैल्यू कितनी आई है K आई है। H2 की वैल्यू 3K आई है 3K, H3 की वैल्यू कितनी आई है 5K आई है। बताओ H1 H2 H3 का रेशियो 135 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? H1 H2 H3 का रेशियो 135 ही तो होना चाहिए था रेशियो, इसीलिए ये ऑप्शन है। बाकी सब में रेशियो 135 आएगा नहीं, इसलिए गलत है वो। तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व नहीं कराना है मेरे को, इक्वेशंस भी लगा सकते हो बट स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन 109 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, एक बार मैग्नेट दी हुई है आपको, लेंथ L है, मैग्नेटिक मोमेंट M है। बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बच्चों M इंटू L होता था। मैग्नेटिक मोमेंट ये M होता था पोल स्ट्रेंथ। यूनिट्स भी इनकी याद कर लेना आप, इसकी यूनिट होती थी एम्पियर मीटर और इसकी यूनिट होती थी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ज़रूरत नहीं है सवाल में बट फिर भी अपन ने बता दिया है। अब क्या किया है, अब इसे बच्चों अपन ने इस तरीके से आर्क बना लिया है। बच्चों ये L क्या होती थी? डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, ये होता था डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। अब बताइए मेरे को, जब इसको आर्क बनाया है तो पोल्स के बीच में ये डिस्टेंस आएगी बच्चों, ये पोल्स के बीच की डिस्टेंस r दिखेगी अपने को, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये भी r है, ये भी r है, ये एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि ये r है तो इन दोनों एंगल को बराबर होना पड़ेगा, मतलब 60-60 होना पड़ेगा, तो ये भी r आ जाएगा। तो बताइए अब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों? r आ जाएगी। m इंटू R आ जाएगी। आपको R लिखना पड़ेगा। बताइए मेरे को कि 360 डिग्री में है ना, अब ये जो लेंथ है, ये कुल लेंथ L दे रखी थी आपको, तो ये बताओ मेरे को, ऐसा ये फिगर बनाया हुआ है, ये लेंथ L दे रखी है, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। 60 डिग्री में लेंथ आती कितनी होगी? तो एक दूसरे पेन से कर देते हैं, यूनिटरी मेथड लगाना है अपने को। 360 डिग्री में लंबाई 2πr होती है कि नहीं होती है? 2πr, पूरा सर्कल बन जाता है 2πr। तो 1 डिग्री में कितनी लेंथ आई होगी? 2πr/360। तो 60 डिग्री में कितनी लेंथ आई होगी? 2πr/360 इंटू 60 मतलब 2πr/6। यही लेंथ आपको L दे रखी है, तो यहाँ से R की वैल्यू बेटा जी कितनी निकाल सकते हो आप? 3L/π। 3L/π नहीं आ जाएगा क्या? 2 से इसको कैंसिल करोगे, ये 3 आ जाएगा, 3 उधर जाएगा, 3L/π। अगर ये R की वैल्यू आ गई तो अपना आंसर है, M का आंसर आया था M इंटू R की जगह आया था 3L/π। बच्चों ये M इंटू L को आप कैपिटल M लिख सकते थे, तो 3/π तो वैसा ही रहा, M और आ गया 3M/π। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले लगाने हैं, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, देख लेना आराम से सवाल को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर का सवाल। 110 नंबर के सवाल में बोला हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट बैटरी। बना लो, एक 2.1 वोल्ट की बैटरी है, विच गिव्स अ करंट, तो एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तुम्हें, विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर इन 10 ओम। ये दिया हुआ है बच्चों, एक बैटरी है 2.1 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है ताकि 0.2 एम्पियर करंट फ्लो करे 10 ओम में। ऐसे कुछ क्वेश्चंस में ओम भैया को याद करो, V = IR। V की वैल्यू है 2.1।
आई की वैल्यू है 0.2, आर की वैल्यू है 10 प्लस आर, ये सब सीरीज में ही तो आएगा। ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 21/2 इक्वल्स टू 10 प्लस आर। बच्चों 21/2 होता है 10.5 में से 10 माइनस करोगे तो आधा बाकी रह जाएगा 0.5 ओम इसका आंसर आ जाएगा। कुछ अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि टीपीडी वीपीडी लगा रहे हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल आए तो सबसे पहले ओम भैया को याद करो, V इक्वल्स टू IR लगाओ, हो जाएंगे सवाल। ठीक है, अगले सवाल में चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन 111 नंबर के क्वेश्चन में। 111 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों बताइए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ सर्टेन मेटल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, न्यू दे रखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन 2 म्यू है। बच्चों आइंस्टीन की इक्वेशन थी E इक्वल्स टू K प्लस फाई, आइंस्टीन की इक्वेशन थी E इक्वल्स टू K प्लस फाई, E में h इंटू 2 न्यू लिख देना क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ कितनी रही है 2 न्यू। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिख देना और फाई को h न्यू लिख देना। ये न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फॉर्मूले हैं, इसमें कुछ खास बात ही नहीं है। बताओ हाफ mv² की वैल्यू h न्यू के बराबर आ जाएगी, क्योंकि h न्यू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी √2h न्यू बाय m, √2h न्यू बाय m। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 112 में आ जाइए, हीट का सवाल है। क्वेश्चन ने बोल रखा है एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्रोष्म प्रक्रम है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, PV की पावर गामा कांस्टेंट, यही है कि याद है मेरे को। तो ये इक्वेशन होती है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन ने बोल रखा है प्रेशर क्यूब ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। हमें तो P और V में याद है ना, तो T हटा दो, सुना है P इंटू V प्रोपोर्शनल टू T होता है, PV इक्वल्स टू nRT से। तो बच्चों T की जगह आप P इंटू V लिख दो, तो T की जगह मैंने P इंटू V लिख दिया, तो P का भी क्यूब हो गया, V का भी क्यूब हो गया। ये P को नीचे ले आए तो P² V क्यूब कॉन्स्टेंट आ गया, P को नीचे ले आए तो P² V क्यूब कांस्टेंट आ गया। सारी पावर को 2 से डिवाइड कर दो, PV की पावर 3/2 कांस्टेंट। अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2/2 1 हो गया, 3/2 रह गया। कंपेयर कर लो, क्योंकि एडियाबैटिक अगर प्रोसेस है तो इक्वेशन तो PV की पावर गामा होनी चाहिए थी, गामा की जगह 3/2 दिख रहा है, गामा की जगह 3/2 दिख रहा है, A इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, कुछ खास बात है नहीं। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 113 नंबर का क्वेश्चन बताओ। 113 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है फॉलोइंग 4 वायर्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। बच्चों सेम मटेरियल दिया हुआ है, मतलब यंग मॉडुलस सेम मानना पड़ेगा। लार्जेस्ट एक्सटेंशन डेल्टा L सबसे ज़्यादा किस में होगा, सेम टेंशन, मतलब फोर्स सब में सेम दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ के लिख लो भाई कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा L बाय L, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा L बाय L। ठीक है, तो ये बताइए आप मेरे को, फोर्स सेम है, y सेम है, तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल आ जाएगा L बाय A के। एरिया को आप रेडियस का स्क्वायर के समानुपाती या प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस और डायमीटर का स्क्वायर एक ही चीज़ होती है, क्योंकि डायमीटर का आधा करोगे तो 2 भी तो कांस्टेंट ही है, तो L बाय डायमीटर का स्क्वायर। आपको मैक्सिमम चाहिए ना, तो L बाय D का स्क्वायर सबसे ज़्यादा जिसके लिए होगा, डेल्टा L भी उसी के लिए सबसे ज़्यादा होगा। आओ रंग भरते हैं जीवन में। फर्स्ट ऑप्शन में L बाय D का स्क्वायर, L कितना है 300, फर्स्ट ऑप्शन में 300 अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है ना, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, ये 100 बाय 3 आ गया। दूसरे ऑप्शन में L 50 है, 50 अपॉन 0.5, 0.5 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये तो 200 आ गया। तीसरे ऑप्शन में सब में L बाई डी स्क्वायर निकाल के देख लो, L है 100 और 1, 100 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, छोड़ दो उसे। और अगला है 200 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आ गया 50। बताओ ये 50 है, ये 100 है, ये 200 है, ये 100 बाई 3 है, सबसे बड़ा नंबर 200 दिख रहा है। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, डेल्टा एल सबसे ज़्यादा इसी में होगा। फॉर्मूला लगाना है, देख लो, डेल्टा एल उधर चला जाएगा, डेल्टा एल समानुपाती प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल बाई ए के। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
114 नंबर का क्वेश्चन, 114 नंबर का क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का बोला हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स PQRS 10, 30 PQRS। ऐसा मानते थे बच्चों अपन, इसको P मानते थे, इसको Q मानते थे, इसको R मानते थे, इसको S मानते थे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है आपको। और द EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे बैटरी लगाई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, बैटरी है 7 वोल्ट की, ये है 5 ओम का, ये बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होगा 50 ओम का, ये सब आपको दिया हुआ है। पहले देखो क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, समझ रहे हो क्या? क्योंकि 10/30 ये भी 1/3 आ जाएगा और 30/90 भी 1/3 आ जाएगा। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसलिए इस गैल्वेनोमीटर को तो फेंक दो बाहर। इस गैल्वेनोमीटर का तो कोई मतलब है नहीं। करंट निकालना है, ओम भैया को याद करो, V = IR। V की वैल्यू 7 है, I की वैल्यू निकालनी है। R नहीं बताओगे मेरे को, R बताओ। R कैसे बताओगे बच्चों? ये 10 और 30, ये 40 बन जाएगा, सीरीज में था ना। 30 और 90, ये 120 बन जाएगा, सीरीज में था। ये पैरेलल में आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 40 × 120 और R1 प्लस R2 40 और 120 ऐड करोगे 160। तो 40 को इससे कैंसिल करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। 4 को इससे कैंसिल करोगे कितना आएगा? 30 आ जाएगा, आएगा ना 30। तो 30 + 5 बच्चों रेजिस्टेंस, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस आएगा प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो आएगा, वो सीरीज में आएगा। तो 30 और 5 35 हो जाएगा। I की वैल्यू आ जाएगी 7/35 यानी 1/5। 1/5 को आप क्या लिखते हो? 0.2 एम्पियर। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं इसे अपन, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट की कितनी रिक्वायरमेंट है। टेम्परेचर रेज करना था 1 ग्राम हीलियम का NTP पर T1 से T2 तक, ठीक है बच्चों। हीट रिक्वायर्ड पूछी थी, फॉर्मूला होता था ΔQ = ΔU + W। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट मानोगे ना तो वर्क 0 होता है। हीट बिना प्रोसेस के नहीं निकाल सकते हो, तो इसने एक्चुअली प्रोसेस दिया नहीं है, तो अपन बेसिकली ΔU निकालने वाले हैं इसमें, है ना। अब ΔU ΔQ के बराबर मान सकते हो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, बट इसे बोलना चाहिए था कि वॉल्यूम कांस्टेंट मानना पड़ेगा अपने को। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हो तो ΔQ ΔU बराबर हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला होता था NCV ΔT। NCV की वैल्यू आती थी FR/2 ΔT। बच्चों क्योंकि यहाँ पे K दिख रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे? यहाँ पे आप R की वैल्यू लिख सकते थे, ठीक है। R बराबर K × NA होता है। तो यहाँ पे मोल्स तो मोल्स रहेंगे, F रहेगा, 2 रहेगा। R की वैल्यू आप लिख सकते थे K × NA। डेल्टा T की वैल्यू लिख सकते थे T2 - T1। मोल्स, हीलियम का मास 4 होगा तो मोल्स आ जाएंगे 1/4, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 1/4। बच्चों F की वैल्यू 3 आ जाएगी, हीलियम मोनोएटॉमिक है, 1 परमाणु है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगी, नीचे ये 2 था ही। K Na T2 - T1, तो ये कितना आ जाएगा? 3/8 हो जाएगा। 3/8 NK T2 - T1 ये आंसर आ जाएगा। और प्रोसेस बताना चाहिए, ऊष्मा के लिए, हीट के लिए बिना प्रोसेस के आंसर निकाल नहीं सकते हैं। तो ΔQ और ΔU बराबर मान लेते हैं, और कोई ऑप्शन था नहीं अपने पास, तो ये आंसर आ जाएगा। वैसे ये सवाल हो नहीं सकता है क्योंकि हीट के लिए प्रोसेस चाहिए, प्रोसेस इसने दिया नहीं था। मान लिया हमने वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एक ऑप्शन अपना बढ़ गया इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में बोला हुआ है कि आयरन को गर्म करते हैं तो पहले वो रेड होता है, फिर वाइट हो जाता है। बच्चों वीन्स लॉ पढ़ा था हमने, वीन्स लॉ था कि λ/m/T = B, या लैम्डा और T इनवर्स रेशियो में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे लैम्डा वैसे वैसे घटने लगेगा, तो कलर भी चेंज होने लगेगा। विबग्योर होता था, ये विबग्योर में नीचे की तरफ लैम्डा इंक्रीज करता है बच्चों, ठीक है। तो याद करना है अपने को, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ
लैम्डा चेंज करेगा, लैम्डा चेंज करेगा तो कलर भी चेंज कर जाएंगे। ये वीन्स लॉ के द्वारा ये समझाया जा सकता है कि क्यों गर्म करने पे कलर चेंज हो रहा है। तो बस ये इसका आंसर आ जाएगा, किस लॉ से इसे समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 117 नंबर का क्वेश्चन, गैस पे वर्क डन निकालना है अपने को। वर्क डन होता है बच्चों क्योंकि ये पीवी कर्व है, पी और वी कर्व है, ये पी और वी कर्व, तो इसका एरिया निकाल लो बस। और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एरिया भी पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। एरिया कितना होगा, हाफ बेस, बेस होगा बच्चों 2 से लेके 7 है, ये बीच का पॉइंट 7 है, ये 7, ये 2 से 7 के बीच में मतलब 5 आ गया, 7 - 2। हाइट कितनी है, 2 से 6 तक, ये 2 है, ये 6 है तो 4 आ गया, ठीक है। और ये आपके पास 10⁻³ में दिया हुआ है, ये 10⁻³ में, वो 10⁵ में, तो 10⁻³ और 10⁵ वो सब लिख ही लेना। ये 2 से 2 आ गया इधर, 5 × 2 = 10 आ गया और 10⁻² आ गया। 1000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एरिया निकालना है, हाफ बेस, बेस 2 से 7 तक 5 हो जाएगा और 5 × 10⁻³ ये दिया हुआ है 10⁻³ और हाइट देखोगे तो 2 से 6 तक मतलब 4 × 10⁵ ये हाइट आ जाएगी। हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाइए, प्लस में आंसर आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है। पीवी कर्व में क्लॉकवाइज का वर्क डन पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज का नेगेटिव होता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर का क्वेश्चन। 118 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया हुआ है बच्चों। एनसीईआरटी फिजिक्स की पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आध सवाल कभी आ जाते हैं जो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। क्वेश्चन ने बोल रखा है आपसे कि कंडीशन अंडर विच माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों जो माइक्रोवेव होता है उसमें जो भी आप आइटम्स रखोगे जिनमें पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की और वाटर मॉलिक्यूल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ना मैच कर जाती है। रेजोनेंस पे जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना तो वो मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए चीज़ें गर्म हो जाती हैं। तो सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं क्यों माइक्रोवेव में चीज़ें गर्म हो जाती हैं, क्योंकि जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है और जो वाटर के मॉलिक्यूल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो जाती है। रेजोनेंस का मतलब एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलने लग जाएगा, मॉलिक्यूल्स बहुत तेज वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, बहुत तेज वेलोसिटी से मूव करेंगे तो गर्म हो जाएगा खाना, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल भी हैं, जैसे सोल्जर्स मार्च करते हैं, सोल्जर्स सैनिक चलते हैं तो उनको पुल्स पे नहीं चलाते हैं अपन, पुल बने हुए होते हैं उनके ऊपर नहीं चलाते हैं, क्योंकि हो सकता है जब सोल्जर्स चले, सोल्जर्स के पैरों की फ्रीक्वेंसी और जो पुल बने हुए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो पुल टूट भी सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन ने कर रखे हैं, तो सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ आ जाते हैं। 119 ने बोला है एक्सप्लोजन ब्रेक्स रॉक इनटू 3 पार्ट। एक रॉक है जिसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। 2 पार्ट राइट एंगल पे जाते हैं, तो 2 पार्ट बच्चों राइट एंगल पे जा रहे हैं। एक का 1 किलोग्राम मास है और 12 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड दे रखी है। दूसरे का 2 किलोग्राम मास है, 8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी दे रखी है। तीसरे वाले की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, इसका आपको मास बताना है। ये बताइए बच्चों मेरे को, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी इनिशियल मोमेंटम के बराबर मतलब 0 ही होना चाहिए। बताइए इस एक का मोमेंटम आएगा 2 × 8, 16 मोमेंटम आ गया इसका, m × v। 1 × 12 इसका मोमेंटम कितना आएगा, 12 आएगा। इन दोनों के मोमेंटम का रिजल्टेंट बीच में आएगा √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अगर इस मोमेंटम को 0 होना है तो तीसरे पार्टिकल को अपोजिट में जाना पड़ेगा, उसका मोमेंटम आएगा mv। m की वैल्यू m, v की वैल्यू 4m। बच्चों इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ताकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो कैंसिल भी कर देंगे एक दूसरे को, यानी कि मेरे को लिखना चाहिए 4m उसकी वैल्यू √16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। बच्चों यहाँ से सॉल्व कर सकते हो इसे आप। देखिए ये 16 स्क्वायर और 12 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो ये 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर बाकी रह जाएगा ये रूट के अंदर। समझ रहे हो क्या?
ये 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी 16 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 ये 12 का स्क्वायर, और ये 4m है। बताइए 4 का स्क्वायर, एक 4 बाहर आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर 16 और 9 25, तो m की वैल्यू √25 यानी m की वैल्यू 5 किलोग्राम, ये आंसर आ जाएगा। और ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नीट के पेपर में 2-3 बार ये सवाल आ चुका है कि एक पार्ट 2 में टूटे, एक पार्ट 3 में टूटे और 2 पार्ट परपेंडिकुलर जाएं। तो याद रखना इन दोनों का परपेंडिकुलर में जो 2 पार्टिकल गए हैं उनका मोमेंटम तीसरे मास के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, ताकि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम हो पाए। सॉल्व कर लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ। 120 नंबर का क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अपने को बोल रखा है ABCD क्वांटिटीज हैं और इनमें परसेंटेज एरर दी हुई है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है P = A³ B² C और D। बच्चों इसे लिखना चाहिए A³ B² C⁻⁻1 D⁻⁻1। बच्चों लेकिन याद रखना एरर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। एरर मतलब गलती, छोटी गलती प्लस छोटी गलती इक्वल टू बड़ी गलती, गलती से गलती कैंसिल नहीं होगी। मतलब पावर भले ही नेगेटिव हो जाए, अपन लिखेंगे क्या इसे 3 इंटू परसेंटेज चेंज A में, 2 इंटू परसेंटेज चेंज B में, पावर्स नीचे और परसेंटेज चेंज या एरर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये -1 नीचे नहीं आएगा, +1 इंटू परसेंटेज एरर C में, +1 इंटू परसेंटेज एरर D में। ये प्लस क्यों आया है यहाँ पे बच्चों? प्लस इसलिए आया है क्योंकि एरर है। अगर परसेंटेज चेंज होता ना तो ये -1 ही नीचे आ रहा होता, क्योंकि परसेंटेज चेंज कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एरर एक एरर A में हुई, C में हुई, D में हुई, तो ऐसा नहीं है कि A और B की एरर वो C और D की एरर को कैंसिल कर देगी, नहीं, एरर और एरर जुड़ के ज़्यादा एरर ही आएगी। इसलिए एरर जब भी आए ध्यान देना है, यहाँ पे एक शब्द लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये लिखा होगा देखिए एरर। जब भी परसेंटेज एरर का प्रश्न आ रहा है कभी माइनस नहीं आएगा। अब वैल्यूज डाल दो, 3 A की जगह 1 है, 2 B की जगह 2 एरर दे रखी है, C की जगह 3 एरर दे रखी है, D की जगह भी 4 एरर दे रखी है, 4 3 7 और 4 3 7, 7 और 7 14 हो गए बच्चों। ये 14% की एरर आ जाएगी। परसेंटेज चेंज होता तो 0 आ जाता, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस होता तो इन दोनों के आगे माइनस माइनस आ रहा होता, तो परसेंटेज चेंज 0 आ जाता, बट परसेंटेज एरर 14% आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 121 नंबर का क्वेश्चन। बताइए, आपको बोला हुआ है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप कर्व्ड एरिया विद वेलोसिटी v। बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। कोई ऑब्जेक्ट है जो प्योर रोलिंग करता है और h हाइट तक जाता है, नीचे इसके पास होगी केवल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² 1 + k²/r²। बच्चों वो रोलिंग मोशन कर रहा है, इट रोल्स, है ना, वो रोलिंग मोशन कर रहा है या लुढ़क रहा है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो, क्योंकि ये रोलिंग मोशन कर रहा है इसलिए दोनों एनर्जी होगी, चलने वाली भी, घूमने वाली भी, ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख लेना। h हाइट तक गया है तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, mgh। नीचे केवल काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर वेलोसिटी तो रहेगी नहीं, केवल हाइट के कारण mgh। h की वैल्यू 3v²/4g, 3v²/4g, g से g कैंसिल हो जाएगा। बताइए, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, एक v² से एक v² कैंसिल हो जाएगा, 1 + k²/r²। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इधर चला जाएगा तो ये 3/2 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 3/4 था, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से k²/r² की वैल्यू कितनी आ गई, k²/r² की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि 1 इधर जाएगा, 3/2 - 1 1/2। k²/r², मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr² के आगे k²/r² लिख दो, k²/r² मतलब 1/2। बताइए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क या चकती का होता है, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता था mk²। इसको r² से डिवाइड, r² से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो। तो mr² के आगे जब भी k²/r² लिखोगे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। तो mr² के आगे मैंने k²/r² 1/2 लिख दिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क या चकती का आ गया है, वही आंसर है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जो इस क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है 122 क्वेश्चन में कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो ये एक प्लेनो और कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिक्स्ड एग्जैक्टली इनटू एक प्लेनो कॉनकेव। और जो प्लेनो कॉनकेव ऐसा होता है, ये प्लेनो और ये कॉनकेव,
ऐसा होता। इन दोनों को एक साथ मिला दिया अपन ने, फिक्स कर दिया इसमें, ठीक है। तो जगह की थोड़ी कमी है, इसलिए इनको हटा के डायरेक्टली मैं ओवरऑल चित्र बना लेता हूँ। ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव बन चुका है। इफ लेंथेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, μ1 ये μ2 मान लेना, इसकी रेडियस r मान लेना। तो हमें फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की चाहिए। पहले इसके लिए 1/f1 का फॉर्मूला कितना आएगा? 1/f1 का फॉर्मूला आएगा μ1 - 1 और 1/r1, ये 1/r1 माइनस 1/r2 माइनस 1 इसकी रेडियस, ये सेंटर इधर आ रहा है तो -r, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ से 1/f1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? म्यू -1/r, वो भी माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा माइनस माइनस है प्लस के साथ, तो यही आ गया। बताओ अगर 1/f2 का फॉर्मूला लगाते, 1/f2, अब इसके लिए लगाते 1/f2 μ2 - 1 और 1/r1। देखिए ये माना था अपन ने पहले 1/r1 माइनस 1/r2, अब इसके लिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/r1 मतलब 1/-r माइनस 1/∞। बताइए मेरे को ये कितना आ रहा है? 1/f2 की वैल्यू कितनी आ रही है? ये बच्चों माइनस बचा रहेगा तो माइनस μ2 - 1/r, तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2। अपने को पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ चाहिए तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो r कॉमन आ गया, ऊपर आएगा μ1 - μ2। क्योंकि बच्चों ये बताओ इनको जोड़ेंगे तो इधर -1 है, इधर माइनस माइनस +1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो f की वैल्यू उल्टा कर दो इसे, r/μ1 - μ2, r/μ1 - μ2 फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 123 नंबर का क्वेश्चन, 123 नंबर के क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंसिडेंटेड नॉर्मली ऑन नैरो स्लिट्स और फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कि एंगुलर विड्थ का क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न का क्या होगा। तो इसमें आप ये बताइए मेरे को, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, ये तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है बच्चों, और इसमें क्या कर रखा है? वेलोसिटी इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड। बच्चों स्पीड अगर इंक्रीज करोगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इतना पॉइंट तो क्लियर है अपने पास। तो बच्चों जो एंगुलर विड्थ आती थी, एंगुलर विड्थ वो 2λ/d आती थी, λ/d ऊपर λ/d नीचे, 2λ/d आती थी, क्योंकि लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि लैम्डा डिक्रीज कर रहा है तो एंगुलर विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अनअफेक्टेड, ये तो गलत हो गया। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीज, ये भी गलत हो गया। डिफ्रैक्शन पैटर्न नॉट ऑब्जर्व, बच्चों डिफ्रैक्शन पैटर्न तो ऑब्जर्व होगा ही। तो एंगुलर विड्थ डिक्रीज, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आ जाएगा कि एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। दो फॉर्मूले लगाने हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाना था, एंगुलर विड्थ वो लैम्डा पे डिपेंड करती है, लैम्डा कम कर दोगे तो ओमेगा बी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लो एंगुलर विड्थ नहीं आती है तो बीटा देख लो, बीटा छोटा हो रहा है तो एंगुलर विड्थ भी छोटी हो रही होगी, लैम्डा d/d होता है ना, और β/D उसको एंगुलर विड्थ कहते थे अपन। तो नहीं अगर याद हो एंगुलर विड्थ तो बीटा निकाल लो, क्योंकि बीटा छोटा होगा तो जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल भी धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। कैसे भी कर लो आंसर आ जाएगा फोर्थ। अगले सवाल में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि नॉर्मल आई कॉर्निया और आई प्रोवाइड कन्वर्जिंग पावर 40D की और आई के लिए 20D है। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन डिस्टेंस बिटवीन रेटिना और कोर्निया में बतानी है आपको। जो कॉर्निया और रेटिना जो है ना, इसमें आपको रिलेशन बताना है कितनी डिस्टेंस आनी चाहिए। बच्चों ये बताओ पावर जो टोटल अपने को दिख रही है 40 + 20 दिख रही है, मतलब 60D दिख रही है। लेंस का फॉर्मूला होता था 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड कॉर्निया आई लेंस कैन बी एस्टिमेटेड। तो यहाँ पे 1/v की वैल्यू वो अपने को निकालनी है u इन्फिनिटी पे, जो भी लाइट आ रही है उसको देखते हैं अपन, और 1/f की जगह 60 लिख सकते हो, 60/100, 60/100, क्योंकि सेंटीमीटर में है और ये तो मीटर में आ रहा था 60, तो 1/f कोई पावर कहते थे अपन। तो ये एक 0 से 0 कैंसिल आएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 10/6,
v की वैल्यू 10/6, 10/6 मतलब 1.67, ये इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। अपने को इमेज बनानी है जो ये जो कॉर्निया है ये तो लेंस का काम करता है, रेटिना पे सारी इमेज बन जाएगी, रेटिना पे इमेज बन जाएगी, तो इसलिए v की वैल्यू निकाल लो, वही डिस्टेंस आ जाएगी 1.67। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ आ जाते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अपर हाफ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है आपको। इस इंक्लाइन प्लेन का जो अपर हाफ है वो आपको क्या दिया हुआ है, स्मूथ और लोअर हाफ रफ दिया हुआ है। मतलब जो ऊपर का आधा भाग है ना उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, नीचे पार्ट में वो कुछ फ्रिक्शन है म्यू, जो आपको निकालना है। ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, अगेन कम टू रेस्ट, नीचे भी ये रेस्ट में ही आ गया है। म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, एंगल थीटा आप ले सकते हैं, थीटा आपको दिया हुआ है। चलो बच्चों अब इसमें मेरे को ये बताओ, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी बात बताओ आप मेरे को। यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर वेलोसिटी v हो जाएगी, तभी तो चलेगा ना। 0 थी, चलना चालू करेगा, 0 से यहाँ पे वेलोसिटी v हो जाएगी, और यहाँ पे v से वेलोसिटी वापस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हो ना हो यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ होगा, यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ होगा। 0 से चलना चालू किया होगा। अगर तुम बोलते सर यहाँ पे रिटार्डेशन कर दो, तो मैं बोलता भैया 0 से रिटार्डेशन हो गया तो चलेगा ही क्यों, फिर रिटार्डेशन का मतलब स्पीड कम होनी चाहिए, तो 0 से और क्या स्पीड कम होएगी, तो हो ना हो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ही होगा। लेकिन वापस से रुक रहा है, v से 0, स्पीड कम हो रही है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा होगा, ऊपर एक्सेलरेशन होगा, नीचे रिटार्डेशन होगा। और इस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्यों मैग्नीट्यूड सेम आएगा, या तो तुम इक्वेशन लगा लो, इस रास्ते में इक्वेशन लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन v² - u² 2a और s, ये डिस्टेंस s होती, यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं तो क्या इक्वेशन आती, v² - u² = 2 - r × s, रिटार्डेशन को r लिख दिया -r। देखो ऊपर वाली इक्वेशन है v² = 2s, नीचे भी v² से v² कैंसिल होता, ऊपर इक्वेशन आती 2as, नीचे आती 2rs, और यहाँ से एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम हो जाता। बट इक्वेशन मत लगाओ, दोनों एस सेम क्यों लिए, क्योंकि हाफ डिस्टेंस दे रखी थी। इक्वेशन मत लगाओ, हम क्लास में सिखाते हैं आपको, जब भी 0 से v और v से 0 का क्वेश्चन करो, डिस्टेंस सेम आएगी तो टाइम भी सेम आ जाएगा, रिटार्डेशन भी सेम आ जाएगा, तो बस एक्सेलरेशन रिटार्डेशन सेम कर दो। कुल मिला के एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बता दो मेरे को, बताओ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर केवल धरती माता का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, कितना लगेगा, mg sin थीटा, ये तो सबको मालूम होगा। केवल जब इंक्लाइंड प्लेन पर mg के कंपोनेंट करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पर mg के कंपोनेंट करोगे, इधर आता है mg sin थीटा और इधर आता है mg cos थीटा, तो ये नीचे जा रहा होगा, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg sin थीटा। इसमें से m हटा दो बच्चों, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू ma होता है, m हटा दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin थीटा। अब बताओ जब ये नीचे वाले आधे हिस्से पर पहुंचेगा, नीचे वाले आधे हिस्से पर पहुंचेगा तो नीचे तो वही लग रहा होगा mg sin थीटा, लेकिन क्योंकि अब नीचे वाले आधे हिस्से पे फ्रिक्शन है, तो ये जब नीचे फिसलेगा तो ऊपर फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू आती है म्यू n, इंक्लाइंड प्लेन पे n होता है mg cos थीटा। तो ये दो फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे। बताइए ये रिटार्डेशन करना है, नीचे आके इसे रुकना है, हो ना हो ये वाला फोर्स बड़ा रहेगा, ऊपर वाला फोर्स बड़ा रहेगा तभी तो ये नीचे आके रुकेगा। तो m हटा दीजिए, क्योंकि हम केवल रिटार्डेशन सोच रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा। यहाँ पे दो फोर्स लग रहे होंगे, नीचे लग रहा होगा mg sin थीटा, ऊपर लग रहा होगा म्यू mg cos थीटा। ये ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा तभी तो वो नीचे आके रुकेगा। तो बताइए ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, म्यू g cos थीटा, म्यू g cos थीटा माइनस g sin थीटा। बस सॉल्व कर लो, ये g sin थीटा इधर जाएगा तो 2g sin थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों म्यू जी cos थीटा के बराबर, जी से जी कैंसिल कर देना, और 2 tan थीटा म्यू के बराबर आ जाएगा, क्योंकि मैं cos थीटा को जब नीचे लाऊंगा, cos थीटा को नीचे लाएंगे तो 2 tan थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर आ जाएगी, म्यू बराबर 2 tan थीटा। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा म्यू बराबर 2 tan थीटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। 126 नंबर का क्वेश्चन, 126 वेव थ्योरी का क्वेश्चन है बच्चों। वेव थ्योरी भी बहुत ही
आसान सा टॉपिक है। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बच्चों अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, इक्वेशन होती थी a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ध्यान रखना अगर प्लस डायरेक्शन में ट्रेवल करवाना है तो दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए मतलब बीच में माइनस आना चाहिए। तो बीच में माइनस आना चाहिए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो गलत आ गया। फिर हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन तो ये तीनों में ही वाई लिखा हुआ है, तीनों में वाई लिखा हुआ है। वाई डायरेक्शन एज 1 मीटर, हैविंग डिस्प्लेसमेंट तो एम्पलीट्यूड 1 मीटर है, एम्पलीट्यूड 1 मीटर है। इक्वेशन आई y इक्वल्स टू a, तो y इक्वल्स टू 1, साइन या कॉस कुछ भी आ सकता था। अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालोगे? वेवलेंथ दे रखी है 2 लैम्डा के बराबर, तो वेवलेंथ दे रखी है 2 लैम्डा के बराबर और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 बाय पाई के बराबर। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 बाय पाई के बराबर। बच्चों आप यहाँ पे k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा जानते हैं, तो 2 पाई और लैम्डा की जगह 2 पाई, k की वैल्यू 1 आ गई, तो x के आगे 1 आना चाहिए। x के आगे 1, x के आगे 1 केवल यहीं पे दिख रहा है सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन ही सही आ जाएगी। ओमेगा भी निकाल सकते थे, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f होती थी, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई और f की जगह अगर 1 बाय पाई लिखते तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता, ओमेगा की जगह 2, ओमेगा की जगह 2, k की जगह 1, ये इक्वेशन आ जाती साइन 2t माइनस एक्स। अब x माइनस 2t लिखो, 2t माइनस एक्स लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। वैल्यूज दी हुई है, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 बताइए। 127 क्वेश्चन में बीट्स का क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट विद 250। बताओ 250 के साथ 4 बीट्स मिल रही हैं। बीट्स मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, हो ना हो दूसरा वाला या तो 246 होगा या तो 254 होगा, क्योंकि 246 और 250 इसका भी डिफरेंस 4 है, इसका भी डिफरेंस 4 है। फिर क्या बोला गया है? द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। अब ये दोनों अननोन फ्रीक्वेंसी हैं, ये अननोन फ्रीक्वेंसी है। इनकी जो सेकेंड हार्मोनिक है मतलब इनका डबल करो, इसका डबल कर दो तो क्या आ जाएगा? इसका डबल करोगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, और इसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? 46 का डबल कितना होता है? 92, तो 492। ये इनकी मैंने क्या निकाल ली बच्चों? सेकेंड हार्मोनिक। इनकी सेकेंड हार्मोनिक निकाल ली 2 से मल्टीप्लाई करके। इनकी सेकेंड हार्मोनिक 5 बीट्स देती हैं 513 के साथ। बताओ 513 के साथ 5 बीट मिलनी चाहिए। 513 के साथ 492 को अगर माइनस करोगे और 513 के साथ 508 को अगर माइनस करोगे, किसमें 5 मिल रहा है? इसमें 5 मिल रहा है, तो हो ना हो यही आंसर है अपना। ये मतलब 254 मतलब सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है। जो बोला है लिखते जाओ बस, कुछ खास बात नहीं है। सेकंड हार्मोनिक 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 513 के साथ डिफरेंस 5 दिया हुआ है, निकाल लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 128 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक इंडक्टर है कनेक्टेड इन सीरीज विद बल्ब, ठीक है, और AC सोर्स। बल्ब मतलब कोई रेजिस्टर मान लो बच्चों, और ये यहाँ पे क्या है? एक AC सोर्स लगा हुआ है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीज। अब बच्चों ये बताओ, ब्राइटनेस का मतलब I²R। इसमें करंट जितना ज़्यादा आ जाएगा ना, V²/R से भी निकाल सकते थे, बट मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन करते हैं। I²R है, I अगर बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी। I की वैल्यू आएगी बच्चों V/Z। I की वैल्यू आएगी V/Z। Z की वैल्यू आएगी क्या? Z का आंसर होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XC तो है नहीं, तो ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब ये बताइए आप मेरे को बच्चों, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड। बच्चों जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना L, वो म्यू के प्रोपोर्शनल होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, सबको याद है। अगर आयरन रॉड डालोगे तो म्यू बढ़ जाएगा, इसलिए L बढ़ जाएगा, और अगर L बढ़ जाएगा तो बच्चों करंट डिक्रीज हो जाएगा।
और करंट डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी ब्राइटनेस भी डिक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है ब्राइटनेस बल्ब की डिक्रीज करने के लिए आयरन इसमें इंसर्ट कर दीजिए, एल इंक्रीज होने के कारण ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कॉपीज में कराते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन में बोल रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ये इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है सिस्टम, फिर इसकी डिस्टेंस y/2 कर दी। अब ये r नहीं है बच्चों, ये डिस्टेंस तुम्हें निकालनी है, ये नई डिस्टेंस, ये r नहीं मानना है, ये r0 मानना है और ये तुम्हें निकालनी है। पहले जब y था तब डिस्टेंस r थी, अब तुम्हें r की वैल्यू निकालनी है। बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बताते हैं आपको। देखिए ये एक चार्ज है, इसने इसे रिपेल किया होगा तो Fe लगा होगा और नीचे mg भी आया होगा, और ये एक एंगल थीटा आ जाएगा और ये एंगल भी वही थीटा आ जाएगा। हम कॉपी में लिखवाते हैं टेन थीटा के दो फॉर्मूले। टेन थीटा का फॉर्मूला एक तो Fe/mg आ जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर Fe बेस mg, और टेन थीटा का फॉर्मूला इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते थे अपन r/2y। ये आधी डिस्टेंस r/2 परपेंडिकुलर और बेस कितना y। Fe की वैल्यू कितनी होती, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती, kq²/r²। इन दोनों के पास चार्ज q है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, kq²/r², नीचे mg, तो mg ये r/2y के बराबर है। अब आपको क्वेश्चन में केवल दो चीजें दी गई थी, r और y, तो r और y के अलावा सबको बाहर फेंक दो। देखो r इधर है, y इधर है, केवल r और केवल y में रिलेशन निकाल लो बेटा। r² इधर गया तो r³ प्रोपोर्शनल टू y आ गया, r इधर गया, r³ प्रोपोर्शनल टू y आ गया। रेशियो ले लो, पहले r की वैल्यू r³ थी, पहले y था, बाद में r की वैल्यू r0 हो गई, बाद में y की वैल्यू y/2 कर दी उसने, y/2 कर दी, तो r की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, r0 यही निकालना था, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया r³ बराबर 2, या r/r0 की पावर 2 की पावर 1/3। इसमें पावर को 1/3 कर दिया, r0 की वैल्यू आ गई r/2 की पावर 1/3, r/2 की पावर 1/3, जिसको आप √2 बोल सकते हो, r/3, इसको 1/3 लिखते हैं, यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रिंग मास सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाते हैं। ये मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से इस तरीके के सवाल, इस तरीके के फिगर का कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इसी में क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाते हैं। बताइए 130 नंबर के क्वेश्चन में पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, बच्चों दोनों एंड्स पे पाइप ओपन है, विच इज नॉट ट्रू। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड। बच्चों बोथ एंड्स पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, ये गलत है, यही स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है अभी देख लेते हैं। ओपन एंड्स पे एंटी नोड होगा, ये तो हमें मालूम ही है, ये इस तरीके से बनता था, तो यहाँ भी एंटी नोड होगा, यहाँ भी एंटी नोड होगा, ये तो सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, आगे लिख देता हूँ, ये करेक्ट है, ये सही है। ऑड हार्मोनिक्स विल बी जनरेटेड। बच्चों ऑड हार्मोनिक्स, बच्चों ओपन में सारे जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट रहेंगी, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट रहेंगी, तो ऑड फ्रीक्वेंसीज भी प्रेजेंट रहेंगी, ऑल फ्रीक्वेंसीज भी प्रेजेंट रहेंगी, तो ये दोनों ही सही हैं। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, यही इनकरेक्ट है। बच्चों प्रेशर चेंज इस एंटी नोड पे वो मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता है, मिनिमम होता है, तो दोनों सिरों पर दाब परिवर्तन अधिकतम नहीं होगा। एट बोथ द एंड्स प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम नहीं होगा, वो प्रेशर चेंज क्या होगा, मिनिमम होने वाला है। इसे हम डिटेल में वेव थ्योरी की लेक्चर्स अगर आपने लिए होंगे तो उसमें हमने डिटेल में भी ये समझा रखा है आपको, नोड्स एंटी नोड्स के लिए। ठीक है, तो वो लेक्चर देखोगे तभी और डिटेल में आ जाएगा कि यहाँ पे एंटी नोड है और एंटी नोड पे क्या बनने वाला होता है, प्रेशर चेंज जो आता है वो मिनिमम आ रहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ आ जाते हैं। बोलो 131 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम। एक प्रोटॉन है, चार्ज इसका E मान लेते हैं अपन, प्रोटॉन का चार्ज E, इसे रेस्ट से छोड़ दिया
तो इट स्टार्ट्स इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट इन वेस्ट डायरेक्शन, तो एन डब्ल्यू ऐसी वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन में जाने लग गया ए नॉट एक्सेलरेशन से। अब ये बताओ मेरे को, जब रेस्ट से छोड़ोगे बच्चों तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होगा। हो ना हो यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई और फोर्स की वैल्यू M इंटू ए भी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर M A नॉट बाय Q आ जाएगा, वो भी इसी वेस्ट डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में फील्ड रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इधर मानोगे तभी प्लस चार्ज प्रोटॉन इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। समझ में आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो थी इसलिए मैग्नेटिक फोर्स तो लग नहीं सकता है, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो फोर्स को एम ए के बराबर कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एम ए नॉट बाई ई, वो भी वेस्ट में, एम ए नॉट बाई ई वो भी वेस्ट में, मतलब 2 और 3 में से कोई भी आंसर आ सकता है। आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया है, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड नॉर्थ विद स्पीड वी नॉट। अब वी नॉट से तुमने इसे नॉर्थ में फेंक दिया, नॉर्थ ये डायरेक्शन में, इट मूव्स विद 3a नॉट, अब वो 3a नॉट से जाने लग गया। बच्चों जब वेलोसिटी नहीं थी तब भी तो वो a नॉट से जा ही रहा था, इस 3a नॉट में a नॉट एक्सेलरेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, बचा हुआ 2a नॉट किसके कारण आया होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण आया होगा। बताइए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है QVB, फोर्स को m इंटू ए के बराबर लिख देना, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का एक्सेलरेशन था 2a नॉट। बताया ना आपको, टोटल एक्सेलरेशन 3a नॉट हो गया जब मैंने वेलोसिटी से फेंका। 3a नॉट में a नॉट तो पहले भी था तो वो तो अभी भी रहेगा, लेकिन 2a नॉट वो ज्यादा आ गया होगा, किस कारण से, क्योंकि वेलोसिटी के कारण मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ने कितना फोर्स लगाया होगा, m इंटू एक्सेलरेशन 2a नॉट, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2ma नॉट बाई QV। डायरेक्शन चाहिए आपको, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालते थे, v की डायरेक्शन में थंब को रखते थे और फोर्स पाम के परपेंडिकुलर आता था। तो देखिए फोर्स मेरे को इधर चाहिए तो पाम के परपेंडिकुलर, पाम तो ऐसे ही आएगा, लेकिन v किधर आना चाहिए, v ऊपर की तरफ आना चाहिए, तो v ऊपर आ गया, और अगर v ऊपर आ गया तो उंगलियां किधर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही हैं, यानी b अंदर की तरफ रहा होगा, v ऊपर b अंदर, तभी मैग्नेटिक फोर्स इधर लग पाएगा। तो B अंदर की तरफ आ रहा होगा, अंदर की तरफ मतलब उसको डाउनवर्ड्स डायरेक्शन कहते हैं अपन, बाहर की तरफ अपवर्ड, अंदर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये 2ma नॉट अपॉन QV, 2ma नॉट अपॉन QV डाउनवर्ड डायरेक्शन, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से खेलना आना चाहिए तभी ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 132 नंबर का क्वेश्चन, A wire loop is rotated in magnetic field frequency induced EMF। बच्चों induced EMF आपको मालूम है, जब हम लूप को रोटेट करते हैं फ्लक्स का एक फॉर्मूला आता था NBA cos थीटा, थीटा को ओमेगा टी लिखते थे, फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, और d फाई बाई डी टी इंड्यूस्ड EMF, वैसे तो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, चलो माइनस भी लगा लो, तो वो आएगा माइनस NBA। बच्चों कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, मतलब इंड्यूस्ड EMF बच्चों साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल आया है, और साइन थीटा जो होता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। बच्चों फ्रीक्वेंसी मतलब एक रेवोल्यूशन में कितनी बार, तो एक रेवोल्यूशन में 2 बार ये जीरो हो जाएगा, ट्वाइस इन 1 रेवोल्यूशन, एक टाइम पीरियड में कितनी बार जीरो होगा, 2 बार जीरो होगा, बस ये आंसर आ जाएगा इसका। तो 2 बार जीरो होगा तो 2 बार डायरेक्शन चेंज होगी, एक बार प्लस में गया फिर एक बार माइनस में चला गया, 2 बार डायरेक्शन चेंज होने वाली है, यही इसका आंसर आ जाएगा। एक टाइम पीरियड में 2 बार डायरेक्शन चेंज होगी। ये देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको आगे बना लेना, जैसे अगर आपको लग रहा हो एक ही बार डायरेक्शन चेंज हुई है, बच्चों यहाँ तक एक टाइम पीरियड है तो यहाँ तक 2 बार डायरेक्शन चेंज हुई, एक इस बार एक इस बार, फिर अगले में भी 2 बार डायरेक्शन चेंज हुई, एक इस बार एक इस बार, समझ रहे हो, हर बार 2 बार डायरेक्शन चेंज होगी, तो थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में यूनिफॉर्म फोर्स दिया हुआ है आपको 3i कैप प्लस j कैप, पार्टिकल ऑफ मास दिया हुआ है डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 2i प्लस j से
4i प्लस 3j माइनस के। बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। फाइनल ये है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा इनिशियल को। बोलिए 4i प्लस 3j माइनस के में से माइनस करना पड़ेगा 2i प्लस j को। माइनस कीजिए, 4i माइनस 2i 2i आ गया, 3j माइनस j 2j आ गया और माइनस के। समझ रहे हैं आप? 4i माइनस 2i कितना आ गया 2i, 3j माइनस j कितना हो गया 2j, 3j माइनस j कितना हो गया 2j और माइनस के का माइनस के रहा। ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट है, ये बच्चों फोर्स है। तो वर्क होता है F डॉट एस। F डॉट एस का मतलब I के नंबर को I के नंबर से मल्टीप्लाई करो। I का नंबर 3 था, इधर I का नंबर 2 था, तो 3 2 जा 6 आ गया। J का नंबर इधर 1 था, इधर J का नंबर 2 था, 1 इंटू 2 2 आ गया। K का नंबर है ही नहीं, तो 8 जूल ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास, जो कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था, बट यही इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, और बच्चों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो ये जो जे कैप है ना, इस जे कैप की जगह अगर आप के कैप कर लेंगे तो आंसर 9 जूल भी आने लग जाएगा। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। लिखा हुआ 2i प्लस जे कैप आया था, जिससे 8 जूल आंसर था, लेकिन यहाँ पे 2i प्लस के कैप होता ना तो 9 जूल आंसर आ जाता। तो सॉल्व कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट पता होने चाहिए, आंसर जो भी है वो आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 134 क्वेश्चन, वेटेबिलिटी, सतह गीली होगी कि नहीं होगी। ये बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेस और लिक्विड पर डिपेंड करता था। समझ रहे हो, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है कि सरफेस गीली होगी कि नहीं होगी। अगर कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो गीली हो जाएगी, और अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन जाता है तो सरफेस या सतह गीली नहीं होगी। तो कांटेक्ट एंगल सरफेस और लिक्विड के बीच में वही बताता है कि सरफेस गीली होगी कि नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 135। इसमें आ जाते हैं 135 में इनफाइनाइट बॉडीज रखी हुई हैं 2 किलोग्राम की ऑन एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिव फ्रॉम ओरिजिन। तो बच्चों ओरिजिन पे रखी गई है 2 किलोग्राम की। अच्छा, ओरिजिन पे रखी गई है 2 किलोग्राम की, फिर 1 मीटर पे रखी गई है 2 किलोग्राम की, फिर रखी गई है 2 किलोग्राम की 2 मीटर पर, फिर 2 किलोग्राम की रखी गई है 4 मीटर पर। ऐसे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। पोटेंशियल ओरिजिन पे बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पे -GM/R। तो बताइए पोटेंशियल ओरिजिन पे आ जाएगा -GM/R। पहले इसके लिए कितना आ जाएगा, -GM/R की वैल्यू 1 है। इसके लिए कितना आ जाएगा, R मतलब ओरिजिन पे निकालना है तो ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है। दूसरे के लिए -GM/R की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये 2 है डिस्टेंस। फिर डिस्टेंस 4 आ जाएगी तो -GM डिस्टेंस 4 आ जाएगी। ऐसे चलता रहेगा बच्चों। इसमें कॉमन ले लो 2G, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/4। ऐसे बच्चों ये जो सीरीज बन रही है, इस सीरीज का सम होता था A/1 - R। A मतलब पहली टर्म A, R मतलब वो नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 में 1/2 मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1/2 में 1/2 मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आएगा A/1 - R। -2G तो है ही, A/1 - R। A मतलब 1 और नीचे आएगा 1 - R। R की वैल्यू हाफ है बच्चों। 1 - हाफ भी हाफ हो जाएगा। 1 - हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ का 2 ऊपर आ जाएगा, हाफ का 2 ऊपर आ गया तो -4G फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है हमने, और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएंगे आपको। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और बच्चों खुशी खुशी डॉक्टर बनिए।